नमस्कार दोस्तों। तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग। अपने वीडियोस की इस श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं और हमारा जो आज का टॉपिक है वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है। इस टॉपिक को हम शुरू करें उससे पहले ध्यान से सुन लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे लिंक मिलेंगे जिसमें अनअकैडमी ऐप का लिंक होगा, मेरी प्रोफाइल का लिंक होगा। तो जाकर ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, वहां पर यूपीएससी सीएससी जीएस गोल सेलेक्ट कीजिएगा और मेरा नाम सर्च कीजिएगा वरुण पचौरी, जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी क्लासेस कर सकते हैं। और अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो कूपन कोड लगाइएगा सिविल हिंदीपीडिया, CIVIL HINDIPEDIA। तो जब आप सिविल हिंदीपीडिया कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेज करने के लिए तो आपको अच्छे खासे डिस्काउंट मिल जाएंगे। तो चलें भाई शुरुआत करें टॉपिक की। तो चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक की और आज का टॉपिक है हमारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो भाई देखते हैं क्या पहला सवाल है। पहला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अब हमारे सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राज्यसभा और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। अब भाई ये क्वेश्चन क्या है और क्या पूछना चाहता है। एक्चुअल में अगर हम भारत के केंद्रीय स्तर की बात करें तो भारत में केंद्रीय स्तर पर कौन सी व्यवस्था पाई जाती है। भारत में केंद्रीय स्तर पर जो व्यवस्था पाई जाती है उसका नाम है संसदीय व्यवस्था, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम। और इस पार्लियामेंट्री सिस्टम की खास बात यह होती है यहाँ पर जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब क्या हुआ, कार्यपालिका का अस्तित्व तब तक है जब तक वो विधायिका में बहुमत में है और जैसे उसका बहुमत समाप्त हुआ कार्यपालिका का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब उसी प्रकार के सिस्टम को आप अपने केंद्रीय स्तर पर देखिए, वहां पर हम क्या देख रहे हैं, कार्यपालिका कौन है, मंत्रिपरिषद। और यहाँ पर मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, मंत्रिपरिषद जो उत्तरदायी है आपकी केंद्रीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। अब अगर हम इसमें और ज्यादा पर्टिकुलर हो जाएं तो आपकी जो केंद्रीय विधायिका है वहां तो आपको दो सदन देखने को मिलेंगे, एक लोकसभा देखने को मिलेगी और एक राज्यसभा देखने को मिलेगी। तो क्या आपकी जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वो दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी होती है या इनमें से केवल एक सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इस बात को जानने से पहले एक चीज जान लीजिएगा, आपकी जो लोकसभा है वो जनता का सदन है और जो आपकी राज्यसभा है वो राज्यों की प्रतिनिधि सभा है। तो ऐसे में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी, ऐसे में मंत्रिपरिषद जो उत्तरदायी होती है आपके जनता के सदन के प्रति अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है आपकी मंत्रिपरिषद तभी तक अस्तित्व में है जब तक ये लोकसभा में बहुमत में है और यदि इसका लोकसभा में बहुमत समाप्त हुआ तो मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी, मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसका मतलब ये है मंत्रिपरिषद को अनिवार्य तौर पर लोकसभा में बहुमत में रहना पड़ता है और बहुमत समाप्त होने पर मंत्रिपरिषद को क्या कर दिया जाएगा, मंत्रिपरिषद को भंग किया जाएगा। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 और इसका तीसरा हिस्सा। देखिएगा 75 के 3 में क्या कहा गया है, 75 के 3 में कहा गया है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो किसकी बात की जा रही है, क्या लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बात की जा रही है, नहीं बेटा, यहाँ पर जो बात की जा रही है वो केवल और केवल लोकसभा की बात की जा रही है। ऐसा क्यों, क्योंकि लोकसभा आपकी जनता का सदन है और ऐसे में मंत्रिपरिषद को जो उत्तरदायी बनाया गया है आपकी जनता के सदन के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से आपकी जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, आपकी लोकसभा के प्रति। इसके अलावा यहां पर जब हम सामूहिक रूप से उत्तरदायी शब्दावली इस्तेमाल करते हैं तो इसका एक अर्थ यह भी है कि आपकी जो मंत्रिपरिषद है वो एक टीम की तरह काम करती है और मंत्रिपरिषद के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उसका अन्य मंत्रियों के द्वारा समर्थन किया जाता है। अगर यहाँ पर मंत्री जी मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय से सहमत नहीं है तो उनको क्या कर देना चाहिए, अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पर। चलिए भाई अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने दूसरा, मंत्री परिषद में शामिल हैं, पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, तीसरा उप मंत्री। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव कीजिएगा। ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी 2 और 3 सही है, ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सही है। अब हमने ये तो देख लिया कि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन इस मंत्रिपरिषद में शामिल कौन कौन होता है भाई, तो मंत्रिपरिषद में जो शामिल हैं वो आपके कुल मिला के 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहले प्रकार के मंत्री
कैबिनेट मंत्री, दूसरे प्रकार के मंत्री राज्य मंत्री, और तीसरे प्रकार के जो मंत्री होते हैं वो उपमंत्री होते हैं। ये तीनों ही प्रकार के जो मंत्री हैं आपके मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इनमें फर्क क्या है। फर्क ये है कि अगर हम कैबिनेट मंत्री की बात करें तो कैबिनेट मंत्री जो है प्रतिष्ठा में, वेतन वाइज, इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो रैंकिंग में आपको नंबर 1 पर कौन दिखाई देते हैं, कैबिनेट मंत्री दिखाई देते हैं। वहीं अगर हम नंबर 2 की बात करें तो कौन दिखाई देते हैं, राज्य मंत्री दिखाई देते हैं। वहीं अगर नंबर 3 की बात करें तो उपमंत्री दिखाई देते हैं। तो प्रतिष्ठा में, वरीयता में, पदक्रम में या फिर सैलरी में सबसे ऊपर कौन है, कैबिनेट मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री, उसके बाद उपमंत्री है। इसके अलावा एक फर्क और पाया जाता है। एक फर्क क्या है, कैबिनेट मंत्री को हमेशा स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता, और उपमंत्री को कभी भी स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा, सर जी ने तो स्वतंत्र प्रभार शब्द बहुत तेजी से बोल दिया, पर यहाँ पर स्वतंत्र प्रभार का मतलब है क्या। स्वतंत्र प्रभार शब्द का मतलब ये है कि जिस मंत्री को जिस मंत्रालय में भेजा जाता है, यदि उसे स्वतंत्र प्रभार दिया जा रहा है तो वह मंत्री उस मंत्रालय का प्रधान होगा। यानी कि मान लीजिए हम कैबिनेट मंत्री की बात करें और कैबिनेट मंत्री को स्वतंत्र प्रभार दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कैबिनेट मंत्री अपने मंत्रालय के प्रधान होंगे, उनसे ऊपर कोई नहीं होगा। और यदि किसी मंत्री के पास स्वतंत्र प्रभार नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उनके ऊपर कोई अन्य मंत्री होगा और वो उसके अधीन रहकर काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर अब समझने की कोशिश करें तो कैबिनेट मंत्री वे मंत्री होते हैं जिनके पास हमेशा स्वतंत्र प्रभार होता है, हमेशा स्वतंत्र प्रभार होता है, यानी कि वे जिस भी मंत्रालय में होते हैं उस मंत्रालय के वे प्रधान होते हैं। और वहीं अगर हम राज्य मंत्री की बात करें तो राज्य मंत्री वे मंत्री होते हैं जिन पर स्वतंत्र प्रभार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी कि राज्य मंत्री की 2 श्रेणियां पाई जाती हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले और राज्य मंत्री बिना स्वतंत्र प्रभार वाले। और वहीं उपमंत्री की बात करें, उपमंत्री के पास कभी भी स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है, ये हमेशा या तो राज्य मंत्री के अधीन रहकर काम कर रहे होंगे या कैबिनेट मंत्री के अधीन रहकर काम कर रहे होंगे। पर एक बात ध्यान रखिएगा, हमने ये जो क्लासिफिकेशन पढ़ा है ये आपके मंत्री परिषद का क्लासिफिकेशन है। तो मंत्री परिषद में हमने ये तो तय कर लिया कि कुल मिला के 3 प्रकार के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। अब ऐसे में आपके दिमाग में क्वेश्चन आए कि मंत्रिमंडल में कौन होता है, तो मंत्रिमंडल में केवल एक प्रकार के मंत्री होते हैं, और वो कौन से मंत्री होते हैं, वो आपके कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। लेकिन अगर सवाल मंत्रिमंडल का होता तो उसमें कौन शामिल होते, उसमें केवल और केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते। तो ऐसे में अगर क्वेश्चन यहाँ पर मंत्रिमंडल से पूछा गया होता तो इसका आंसर ए होता, और अभी इसका आंसर क्या है, अभी इसका आंसर जो है आपके सामने डी है। चलें भाई, समझ में आया। अगले सवाल की तरफ चलिए, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या है हमारे सामने तीसरा, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है। ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 3 माह, ऑप्शन डी है 1 माह। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था अपने पिछले वीडियो में, प्रधानमंत्री वाला जो वीडियो था, मैंने आपको क्या बताया था, हमारे केंद्रीय स्तर पर कौन सी व्यवस्था पाई जाती है, भारत में केंद्रीय स्तर पर पार्लियामेंट्री सिस्टम पाया जाता है, यानी कि संसदीय व्यवस्था पाई जाती है। और इस संसदीय व्यवस्था का एक लक्षण क्या है, इस संसदीय व्यवस्था का एक लक्षण है दोहरी सदस्यता का। अब इस दोहरी सदस्यता का मतलब क्या हुआ, दोहरी सदस्यता का मतलब ये हुआ केंद्रीय मंत्री परिषद के जो भी सदस्य हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा, अनिवार्य और अंतिम तौर पर आपकी केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद का मेंबर बनना पड़ेगा। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति को भारत में मंत्री नियुक्त किया जाता है केंद्रीय स्तर पर, तो उसे या तो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, उसे या तो राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, और अगर वो लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर नहीं है तो उसे कुल मिला के 6 माह में या तो लोकसभा का मेंबर बन जाना चाहिए या तो राज्यसभा का मेंबर बन जाना चाहिए। आर्टिकल याद है आपको, भारतीय संविधान का आर्टिकल 75 का 5वां हिस्सा, क्या कहा गया था, कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। यानी कुल मिला के क्या प्रावधान है, प्रावधान ये है कि मंत्री जी 6 माह तक
संसद की बिना सदस्यता के मंत्री पद धारण कर सकते हैं, लेकिन इन 6 माह के भीतर क्या करना पड़ेगा, संसद की मेंबरशिप इन्हें अनिवार्य तौर पर लेनी पड़ेगी। तो जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, केंद्रीय मंत्री कितने समय तक रह सकता है, मात्र 6 माह तक वो केंद्रीय मंत्री रह सकता है। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखेगा। तो जो व्यक्ति संसद का मेंबर नहीं है, केंद्रीय मंत्री कितने दिन रह सकते हैं, केवल 6 माह। चले अगले सवाल पर। चलिए भाई, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट और कारण वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़िएगा। कथन ए है, भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। कारण क्या लिखा है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य केंद्रीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। अब ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है, कथन और कारण दोनों सही हैं किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी, कथन सही है पर कारण गलत है। ऑप्शन डी, कथन गलत है पर कारण सही है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को करने से पहले ये जो आपके सामने दो स्टेटमेंट हैं, इनको इंडिविजुअल चेक कीजिए, क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या दोनों स्टेटमेंट में कोई गलती है। ठीक है, तो चेक करते हैं। भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। आपको याद है हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 का 3, जिसमें क्या कहा गया था, मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ऐसे में क्या मंत्रिपरिषद लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है? नहीं है बेटा। तो ऐसे में आपका पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे की तरफ। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य केंद्रीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त किया जा सकता है यदि वो लोकसभा का मेंबर है या फिर यदि वह राज्यसभा का मेंबर है। और अगर ऐसे किसी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर दिया जाता है जो ना ही लोकसभा का मेंबर है ना ही राज्यसभा का मेंबर है, तो 6 माह के अंदर बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या, आपका जो कारण आर लिखा है यानी कि स्टेटमेंट नंबर 2 लिखा है वो एकदम सही लिखा है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो मेंबर होते हैं वो केंद्रीय मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो अब क्वेश्चन हमारे सामने ये आ गया, स्टेटमेंट नंबर 1 रॉन्ग है, स्टेटमेंट नंबर 2 राइट है। अब चेक करते हैं ऑप्शन क्या है। कथन और कारण दोनों सही है, हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारा पहला स्टेटमेंट गलत है। कथन और कारण दोनों सही है, कोई मतलब नहीं है, हमारा पहला स्टेटमेंट गलत है। कथन सही है, गलत है भाई, क्योंकि कथन ही गलत है। कथन गलत है पर कारण सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, क्योंकि पहला जो स्टेटमेंट है उसका नाम कथन है और यहाँ पर कथन गलत है और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। यहाँ पर कथन गलत लिखा गया है और कारण सही लिखा गया है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या है हमारे सामने 5वां। निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। ऑप्शन बी, इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। ऑप्शन सी, अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। ऑप्शन डी, अपने मंत्रिमंडल का सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है। अब हमको पता है कि यहाँ पर अगर हम मंत्रियों की नियुक्ति की बात करें तो मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है, मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। लेकिन राष्ट्रपति क्या अपने मर्जी से यहाँ पर मंत्री की नियुक्ति करते हैं? अपने मर्जी से नियुक्ति नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करते हैं। तो होता क्या है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट करते हैं और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर यहाँ पर मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो ऐसे में एक एक करके ऑप्शन देखिएगा। अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है, गलत है, क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है। भाई साहब, यहाँ पर अपने मंत्री परिषद के सदस्यों का चयन करने में प्रधानमंत्री को पूरी तरह से स्वतंत्रता है, क्योंकि मंत्री बनने के लिए क्या अनिवार्य है, व्यक्ति को या तो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए या राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। और सोचिए, ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर नहीं है। बस क्या सीमा है, सीमा ये है
6 माह के भीतर उसे या तो लोकसभा का मेंबर बनना चाहिए या राज्यसभा का मेंबर बन जाना चाहिए। तो ऐसे में आपका डी स्टेटमेंट गलत होता है। और जैसे कि इसमें आगे लिखा है, स्वविवेक प्रयोग करने की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है, तो ये भी आगे गलत लिखा हुआ है। आपको याद होगा हमने भारतीय संविधान का आर्टिकल 74 पढ़ा था, जिसमें क्या डिस्कस किया था, भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर काम करेगा। तो भारत के राष्ट्रपति कैसे काम करते हैं, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। तो नामिक कार्यपालिका राष्ट्रपति हैं और वास्तविक कार्यपालिका भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, वो ऑप्शन है डी। अब ऑप्शन बी पर आते हैं। इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। यहां पर कोई जरूरत नहीं है भारत के प्रधान राष्ट्रपति के साथ कोई उचित परामर्श करने की, क्योंकि यहां पर सिंपल कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। तो ऐसे में ऑप्शन बी से कोई मतलब नहीं, ऑप्शन बी गलत है। अब आ जाइए ऑप्शन ए की तरफ। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है भाई, इस स्टेटमेंट में गलती नहीं है। बस एक छोटी सी कमी ये है कि भारत का जो प्रधानमंत्री है अपने मंत्रियों का जो चयन है संसद के दोनों सदनों में कर सकते हैं, एकदम सही है। लेकिन वे चाहें तो संसद के बाहर के लोगों का भी चयन कर सकते हैं। बस एक ही कंडीशन है, उन्हें 6 माह में क्या करना पड़ेगा, उन मेंबर्स को जो संसद के सदस्य नहीं है और उनको मंत्री बना दिया गया है, उनको 6 माह के भीतर या तो लोकसभा की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी या राज्यसभा की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। तो ऐसे में मंत्रियों की शुरुआती जो मेंबरशिप है मंत्रिपरिषद की, वो केवल संसद सदस्यों तक सीमित नहीं है। तो अब देखेंगे ऑप्शन सी को, अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में यहां पर प्रधानमंत्री पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है, एकदम सही है। यानी कि यहां पर जिस व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करवाया जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा, वो या तो लोकसभा के मेंबर हो सकते हैं, ठीक है, या तो राज्यसभा के मेंबर हो सकते हैं, यानी कि संसद के दोनों सदनों में से एक सदन के मेंबर हो सकते हैं। इसके अलावा वे संसद के बाहर के मेंबर भी हो सकते हैं, यानी कि संसद के बाहर के और लोग भी हो सकते हैं जिनको भारत का प्रधानमंत्री मंत्री नियुक्त करवाना चाहते हैं। और ऐसे में उनके लिए अनिवार्यता है कि उनको क्या करना पड़ेगा, उनको 6 माह के भीतर भारत की संसद के किसी भी सदन की मेंबरशिप हासिल करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाता है और ऑप्शन सी सही हो जाता है। और इस क्वेश्चन को जो आंसर होगा वो आंसर सी होगा, ठीक है भाई। तो उम्मीद करते हैं आज का ये जो सेशन है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस प्रकार के और सेशन आपको मिलते रहें तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा ध्यान रखिएगा यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी ऐप का लिंक दिया गया है, इस लिंक पर जाइएगा, ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, यूपीएससी सीएसई जीएस गोल सेलेक्ट कीजिएगा और मेरा नाम वरुण पचौरी सर्च कीजिएगा। तो वहां पर आपको मेरी क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे, तो क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपके लिए कूपन कोड है सिविल हिंदीपीडिया, CIVILHINDIPEDIA। तो जब आप सिविल हिंदीपीडिया कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, तो अब मुलाकात होगी अपनी अगले वीडियो के साथ। तो खुश रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।